नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वैब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी विचित्र सी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो आपकी आज की रात की नींद उड़ा कर रख देगी। ये घटना एक सीधे साधे टीचर के साथ घटी थी। नासिक के एक गांव में उनका ट्रांसफ़र हुआ था और वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर अपना जॉब, अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए पहुँचे थे। लेकिन उसी दौरान उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि उनकी पीढ़ियाँ उस घटना को याद रखेंगी। लिटरली कैसे, आपको ये कहानी सुनकर ही समझ में आएगा। आइए जिया की ज़ुबानी अब फुल डिटेल में वो सब कुछ जानते हैं। ये जो घटना घटी थी प्राप्ति के नाना जी के साथ आज से काफ़ी साल पहले घटी थी, जब वो यंग हुआ करते थे। उस टाइम पे उनके 5 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 2 लड़के, उनकी पत्नी और वो। नासिक के एक छोटे से शहर में अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहे थे और वहीं पर एक स्कूल था जिस स्कूल में वो टीचर थे और वहाँ पे पढ़ाई करवाते थे। लेकिन जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता ही रहता है। कभी किसी गांव में होगा, कभी किसी शहर में होगा, कभी कहीं होगा, अलग स्टेट में होगा, ऐसा हो भी जाता है कई बार। तो इनका क्या था कि एक टाइम ऐसा आता है कि इनका ट्रांसफ़र नासिक के अंदर ही, जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ से 67 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में हो जाता है। जब ट्रांसफ़र होता है तो खुश भी होते हैं थोड़े से कि चलो सैलरी वैलरी भी बढ़ती है उनकी, सब कुछ थोड़ा सा। लेकिन उसके साथ ही साथ वो थोड़े से गम में भी चले जाते हैं कि ये तो एकदम ही छोटा सा गांव है और एकदम ही अनजान जगह है। तो अपनी फैमिली को लेके मैं उस जगह पे कैसे रहने जाऊंगा, कैसे घर ढूंढूंगा, क्या चीज़ें करूंगा, क्योंकि उस ज़माने में ये सारी चीज़ें इतनी ईजिली नहीं मिल पाती थी। उस टाइम पे ना ही इंटरनेट था, ना ही कोई ऐप था जिससे हम कोई घर ढूंढ लेंगे, रेंट पे ढूंढ लेंगे, कोई ब्रोकर मिल जाएगा तो बता देगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। और छोटे छोटे गांव में तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं होता था उस ज़माने में। तो ये बहुत टेंशन में जाते हैं कि फैमिली के बिना रहना पड़ेगा क्या, मैं कैसे करूँगा, पूरी फैमिली को लेके जा नहीं सकता और फैमिली के बिना कितने टाइम तक रहूँगा। तो वो बहुत सोच रहे थे। तो इनकी वाइफ और बाकी लोग समझाते हैं कि आप इतना क्यों सोच रहे हो, आप जाओ, आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो कुछ दिन रहो, कुछ दिन हमारे लिए घर वर की व्यवस्था कर देना और सब कुछ जब हो जाए तो आप हमको लेने आ जाना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो गांव का, छोटा गांव का स्कूल है तो वहाँ पे आप लेने भी आओगे, एक दिन छुट्टी भी ले लो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकदम ही छोटा गांव था वो। बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग को लेके जाना सही नहीं रहेगा, ठीक है तुम सही बोल रहे हो, मैं अकेले ही जाता हूँ। अपना बैग वैग पैक करते हैं सामान। और बैग क्या, उस ज़माने में पेटी होती थी, इतनी बड़ी बड़ी पेटी होती थी, लोग उसी पेटी को लेके जाया करते थे। उस पेटी में वो 1-2 किलो चावल, दाल, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं पहले के ज़माने के लोग लेके चलते थे, तो उस पेटी में वो डाल लिए थे। और जो भी कपड़े उपड़े हैं, साबुन सर्फ, जो भी चीज़ें रखना है वो सब रख के पेटी अपनी पैक करके लेके निकल जाते हैं उस गांव की तरफ। उस गांव में आते हैं, लिटरली सचमुच में बहुत ही छोटा सा गांव था वो। वहाँ पर उनको पहुँचते पहुँचते क्या किए थे, अपने शहर से बस लिए थे। उस ज़माने में ना 1-2 बस ही होती थी, जो एक गांव में एक बस उसी टाइम पे चलेगी, ऐसा हाल रहता था। तो उस बस से आए थे, जो बस उनको 6 बजे छोड़ने वाली थी उस गांव में। लेकिन ठंड के टाइम था, ठंड के टाइम की वजह से उनको वो रात के तकरीबन 8 बजे करीब छोड़ती है। 8 बजे वो बस स्टैंड पे उतरते हैं अपनी पेटी लेके। पूरा सुनसान अंधेरा हो चुका है, घनघोर अंधेरा, और वहाँ का माहौल एकदम ही अलग है। ठंड का टाइम है, सब लोग जल्दी जल्दी अपने घर पे सोने के लिए अपने रूम में चले गए हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, किसी का समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ कहाँ है। काफ़ी दूर तक चलते चलते अपनी पेटी लेके आते हैं तो एक घर के बाहर उन्हें 5-6 लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो आग सेक रहे थे। आग जला के अपने घर के बाहर ही आग सेक रहे थे। उनके पास जाते हैं, अपनी पेटी नीचे रखते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। बोलते हैं कि मेरा नाम गजानन है और मैं यही गांव के स्कूल का मास्टर हूँ, मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। अभी मैं काफ़ी लेट पहुँचा हूँ, तो कहाँ रहूँ, कहाँ खाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रहने का जगह होगा। आप क्या बता सकते हो कि जो मास्टर होते हैं वो कहाँ रहते हैं। जब जैसे सुनते हैं 5-6 लोग कि हमारे गांव के मास्टर हैं, खुश रहते हैं एकदम।
खुश होके एकदम बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, आइए मास्टर साहब, आइए आइए बैठिए। अपने घर के अंदर वो आदमी लेके जाता है, वहाँ पे कुर्सी लगी हुई थी, कुर्सी बैठाता है और बोलते हैं हाँ मास्टर जी बैठिए, आप चिंता मत करिए, हम व्यवस्था कर देंगे, आप आज रात हमारे घर पे रहिए, खाना वाना खाइए, इतनी सोचने वाली बात नहीं है। ये बोलते हैं नहीं नहीं, खाना कोई बात नहीं है, बस आज रात के लिए व्यवस्था हो जाता कहीं रहने का तो कल देख लेते। वो जो घर वाला आदमी था वो बोलता है नहीं नहीं, आप खाना खाओ। अपनी पत्नी को बोलता है कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा कुछ बना दो। तो पत्नी जल्दी जल्दी रोटी सब्ज़ी बनाती है, रोटी सब्ज़ी बना के लाती है, एकदम आदर से प्यार से ये लोग इनको मास्टर साहब को यानी गजानन जी को देते हैं खाना, खाना खाते हैं। उसके बाद सब लोग उनसे बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि वैसे तो मास्टर लोगों का रहने का खुद का ही देखते हैं, किसी घर पे भाड़ा वाड़ा पे रह लेंगे, बोल देंगे, ऐसा किसी को मिलता नहीं है घर रहने के लिए, तो मतलब आपको भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि लेकिन जब तक घर का पता लगाऊंगा तब तक कहाँ रहूँगा मैं। तो वो लोग बोलते हैं कि कुछ दिन हमारे घर रह जाओ, कुछ दिन हमारे घर रह जाओ। बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, मेरे पास सामान वामान है, मुझे खाना बनाना भी आता है, तो मुझे बता दो कि मैं कहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ, जो भी 8-10 दिन 5-6 दिन घर ढूंढने में टाइम लगेगा। तो वो जो आदमी था जिस घर पे रुके थे, वो आदमी बोलता है कि आप स्कूल में रह सकते हो। जो स्कूल है, जिस स्कूल में आप पढ़ाने वाले हो, वहाँ पर 4 कमरे हैं, जिसमें से 3 कमरों में बच्चे पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा बच्चे हैं नहीं गाँव में। एक कमरा खाली रहता है और एक किचन है। तो किचन वाले एरिया में अपना खाना बना लेना और जो रूम है वो रूम में आप आराम से रह लेना। ये बोलते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कल सुबह मैं निकल जाऊँगा। तो यहीं पर जिस घर पे रुके थे वहीं पर बिस्तर उस्तर लगाते हैं घर वाले लोग, वहीं पर वो अपना मस्त रात में सोते हैं, खाना पीना खा के सुबह सुबह उठते हैं, अपना जो भी ब्रश दातुन जो भी करना होता है करते हैं। उसी घर वाले लोग इनको नाश्ता पानी भी करवाते हैं, खाना पीना भी। उसके बाद दूसरे घर वाले लोग भी बोलते हैं कि हमारे घर पे खाने आ जाना शाम के टाइम में सारी चीज़ें। तो ये बोलते हैं कि ठीक है देखता हूँ। ये दूसरे दिन स्कूल जाते हैं, बच्चे आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई का बताना था वो सारी चीज़ें करवाते हैं। उसके बाद शाम का टाइम आता है। शाम के टाइम में उनको समझ में नहीं आता कि मैं खाना बनाऊँ कैसे, क्या करूँ। जो आदमी इनको बोला था कि हमारे घर पे खा लेना, वो भी बुलाने के लिए तब तक आ ही गया था। उस आदमी के घर पे जाते हैं और उसके यहाँ खाना खा लेते हैं। रात के टाइम में आते हैं और आके अपना जो रूम था उसी रूम में बिछाते हैं अपना चद्दर जो भी लाए थे पेटी से निकाल के, और उस रूम में सो जाते हैं। आराम से सो गए, थकान भी बहुत ज़्यादा थी। आधी रात के टाइम में अचानक से उनको उनके जो जिस रूम में सोए थे उसके विंडो में खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई विंडो ऐसे नॉक कर रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वो आँख खोलते हैं, उठते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है ये एकदम जंगली इलाके में स्कूल है, थोड़ी ऊंचाई पे है, इस स्कूल के पीछे जंगल है, तो कोई पेड़ वेड़ टकरा रहा होगा, पेड़ की डालियाँ टकरा रही होगी, उसकी वजह से आवाज़ आ रही होगी। छोड़ो कौन ध्यान दे। 2-4 बार ऐसा खटखटाने की नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये इग्नोर करके सो जाते हैं क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा थी। दूसरे दिन सुबह उठते हैं, अपना जो भी थोड़ा बहुत बनाना था कुछ चावल दाल बना लेते हैं, खा के आराम से बच्चों को पढ़ाने काम करते हैं। शाम का टाइम आता है, शाम के टाइम में उनको एक आदमी मिलता है। शाम के टाइम में ऐसे स्कूल के पास टहल रहे थे, उसका नाम गुंजू था। वो आदमी मिलता है जो कि स्कूल से कुछ कदम आगे ही उसका घर था, उसी इलाके में। वो आदमी मिलता है, बोलता है कि आप नए मास्टर हो यहाँ के? ये बोलते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ, ट्रांसफ़र हुआ है, बच्चों को मैं ही पढ़ा रहा हूँ। वो आदमी बोलता है कि मास्टर साहब आप यहीं पर रहते हो? बोलते हैं कि हाँ भाई यहीं पर रहता हूँ। तो गुंजू बोलता है कि मास्टर साहब यहाँ पे तो आप रहते हो ठीक है, लेकिन रात में आपको कोई आवाज़ लगाए, कोई बुलाए तो आप जाना मत वहाँ पर। ये बोलते कौन आवाज़ लगाएगा, और कोई अगर बुलाएगा तो जाऊँगा ही ना, क्यों नहीं जाऊँगा। गुंजू बोलता है कि नहीं मत जाना, अगर आप गए आवाज़ के पीछे, उसको आपने भाव दिया, रिस्पॉन्स किया आपने कि कोई बुला रहा है, आप उससे बात कर रहे हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलते हैं क्या 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 बात कर रहे हो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलता है गुंजू कि आपको मैं देख रहा हूँ इतने दिन से, 2-3 दिन हो गए,
आपको वो भाई के घर पे भी देखा जिनके घर पे खाना खाए थे रुके थे। सब लोग गांव में तो बात फैल जाती है कि नए मास्टर साहब आए हैं, गांव में छोटी छोटी बात भी फैल जाती है। आप एक अच्छे इंसान हो, सबके मुंह से आपके बारे में अच्छा ही सुना है, तो आप प्लीज़ मेरी बात समझ लो। आप आवाज़ के तरफ मत जाना, स्पेशली रात के टाइम में। ये बोलते हैं कि ठीक है, ये बोलते हैं कि क्या ही करना है, कोई बोल रहा है तो हाँ हूँ कर देता हूँ। वो आदमी अपनी बकरियाँ लेके चढ़ा रहा था, बकरियाँ चराते हुए अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसे वो आदमी जाता है दूसरे साइड, जंगल वाले साइड, जिस साइड उनके रूम का विंडो पड़ता था उस साइड, वो देखते हैं कि एक औरत खड़ी है जो उनको घूर घूर के देख रही है। अजीब से विचित्र तरह से उनको घूर घूर के देख रही है। और उस औरत के साथ एक 7-8 साल का बच्चा भी खड़ा है जो इनको घूर घूर के देख रहा है। ये सोचते हैं कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरह से मुझे देख रहे हैं। वो कुछ बोलते नहीं हैं, बस अपना किचन में चले जाते हैं और जो भी उनको सोचते आज खिचड़ी बना खा लेता हूँ, तो खिचड़ी बनाने के लिए रख देते हैं। दिया जला के रखे थे, खिचड़ी बनाते हैं और बना के खा वा के जो भी थोड़ा सा बनाए थे सब खा के ख़त्म करके, क्योंकि वो जो किचन था ना उसका दरवाज़ा नहीं था, पूरा खुला खुला टाइप था, तो रख तो सकते नहीं थे बचा के सुबह खाऊंगा। तो खा पी के पूरा ख़त्म करके अपने कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं। सो गए। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है वैसे ही इनको ऐसा महसूस होता है किसी की अजीब सी धीरे धीरे करके गुनगुनाने की, रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये रात के टाइम में ना लालटेन जला के थोड़ा सा कम करके उसका मध्यम करके लटका दिए थे और विंडो खोल के ही सोए थे। जंगल की तरफ जो विंडो था कि थोड़ी अच्छी हवा आएगी, दम नहीं घुटेगा, क्योंकि रूम बहुत बड़ा था, छोटा सा एक ही विंडो था। तो वो उनको जो आवाज़ आती है ना गुनगुनाने की, अजीब से धीरे धीरे किसी के रोने की, उसकी वजह से उठ जाते हैं। और उठते हैं तो सीधा उनकी नज़र विंडो की तरफ जाती है। विंडो की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं, वही औरत विंडो के पास खड़ी है और उनको घूर घूर के देख रही है, जो शाम के टाइम में उनको जंगल में दिखाई दी थी। वो उसको देख के शॉक हो जाते हैं कि क्या है, ये औरत के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इस तरह से मुझे घूर घूर के क्यों देख रही है, इस तरह से घूर घूर देख रही है, पता नहीं क्या रिएक्ट कर रही है, अजीब सी बड़ी बड़ी आंख करके देखी जा रही है। वो सोचते हैं कि ये औरत यहाँ पर क्यों आई है। तभी जो बच्चा था देखते हैं कि वो बच्चा भी उनको घूर घूर देख रहा है। नीचे से देखते हैं कि नीचे साइड उसको बच्चे का सिर्फ मुंह दिखाई दे रहा था, बच्चा भी उनको घूर घूर देख रहा है। उन दोनों को देख के शॉक होते हैं और खड़े हो जाते हैं। खड़े होके उस औरत से पूछते हैं, क्या हुआ, कौन हो तुम, और तुम दोनों ऐसे घूर घूर क्यों देख रहे हो मुझे। वो औरत एक दर्द भरी भारी सी आवाज में बोलती है, भूख लगी है, खिचड़ी दे दो। ये बोलते, खिचड़ी, तुमको कैसे पता मैंने खिचड़ी बनाया था। फिर से बोलती है, भूख लगी है, खिचड़ी दे दो। ये बोलते, नहीं हुआ, खत्म हो गया, नहीं है मेरे पास खिचड़ी, जाओ जाओ सुबह आना, कुछ रहेगा दे दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास कुछ। फिर से बोलती है, गुस्से में चिल्लाती हो बड़ी बड़ी आंख करके, भूख लगी है, खिचड़ी दे दो, जोर से चिल्लाती हो बोलती है। जैसे वो चिल्लाती हो, जो बच्चा नीचे खड़ा था उसका सिर्फ मुंह दिखाई दे रहा था विंडो से, वो बच्चा एकदम एग्रेसिव तरीके से विंडो के ऊपर चढ़ने लगता है, जोर जोर से, स्पीड में एकदम। ये घबरा जाते हैं और उसको देख के अजीब सा उनको धक्का सा लगता है कि नहीं, ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। और ये जो बच्चा जिस तरह चढ़ रहा है, उसकी चमकती हुई आंख दिखाई दे रही है, ये कहीं से भी इंसान नहीं हो सकते। मतलब गुंजू सही बोल रहा था, यहाँ पर कुछ ना कुछ भूतिया एक्टिविटी है, ये शायद कोई भूत है। समझ जाते हैं बहुत जल्दी टाइम पे, गजानन जी समझ गए। और उस औरत की एक्टिविटी देख के वो औरत अजीब सा जो विंडो है ना उसको पकड़ के जोर जोर से हिला रही है, जैसे कि वो पूरा विंडो का जो ग्रिल है जो लोहे का वो तोड़ डालेगी, ऐसा हिला रही है। और अजीब सी भारी सी आवाज़ में उसकी आवाज़ पूरी तरह चेंज हो गई है, जैसा कि मर्दानी आवाज़ हो गई है, वैसी आवाज़ में चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। वो इतने ज़ोर से घबरा जाते हैं और जैसे ही घबराते हैं उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद आती है, मेरे बाबूजी बोलते थे कि ऐसे कोई भी भूत प्रेत से सामना हो तो तुम अपना जो यूरिन है वो उसके ऊपर फेंको। यूरिन फेंकोगे तो वो जल के कुछ टाइम के लिए भस्म हो जाएंगे और वहाँ से गायब हो जाएंगे। ऐसा इनके बाबूजी बोलते थे। हाँ, तो गजानन सोचते हैं कि
फटाफट मैं एक करता हूँ, बाथरूम की तरफ जाते हैं, मग में भर के लाते हैं जल्दी जल्दी और उन दोनों के ऊपर फेंकते हैं। जैसे ही फेंकते हैं लिटरली उनकी आंखों के सामने से 2-3 सेकंड के अंदर ये ऐसे गायब हो गए दोनों के दोनों। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, अपना लालटेन का वो बढ़ा लेते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा घबराहट हो गई, धक 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 हो रहा था, उनको ऐसा लगा था कि शायद मैं यहाँ पे बैठा रहा तो मेरे को शायद वो मार डालेंगे, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो वहीं से अपना लालटेन लेके स्पीड में भागना चालू करते, भागते भागते गुंजू का घर पास में ही था, वहाँ पे चिल्लाते हुए पहुँचते हैं, गुंजू का दरवाज़ा पीटते हैं, दरवाज़ा खोलता है, उसको A to Z सारी बात बता देते हैं। गुंजू भी चिल्लाते हुए पूरे गांव वालों को उठा देता है, छोटी छोटी बात भी होती है गांव में ऐसे आग की तरफ फैल जाती है, पूरे गांव वाले लोग उठ जाते हैं और घबराए सब कुछ बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो गुंजू से पूछते हैं कि कौन है वो जो औरत है और उसका बच्चा, ये भूत प्रेत कौन से हैं जो स्कूल के पास घूम रहे हैं। गुंजू बोलता है सिर्फ वो स्कूल के पास नहीं घूमते हैं, आज से 10 साल पहले की बात है, वो पूरे गांव में घूमते हैं, ऐसे ही सबका दरवाज़ा खटखटाते हैं और कुछ मांगते हैं खाने के लिए और नहीं दिया, उनसे बहस कर लिया तो मार डालते हैं। आप कैसे कैसे बच गए नहीं पता। ये बोलते नहीं कौन से भूत है, कहाँ से आए, यहाँ पे कुछ पता नहीं मुझे। तो गुंजू बोलता है आज से 10 साल पहले की बात है, इस गाँव में एक भिखारी अपने बच्चे को लेके आती है, कपड़े से हुलिया से एकदम ही ज़्यादा गरीब थी, एकदम गरीब, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, गांव वाले लोगों से मदद मांगती है, खाना मांगती है कि दे दो, मेरा बच्चा भी भूखा है, मुझे भी भूख लगी है, हम मर जाएंगे, कई दिन से नहीं खाए हैं, हमारा कोई है नहीं, मेरे गांव मेरे पति को मार डाले, कोई नहीं है खाना देने वाला। लेकिन गांव वाले लोग उसको लो कास्ट समझ के सो कॉल्ड जो हरकतें करते हैं कुछ लोग, वो हरकतें करके कि वो नीच जात की ये सारी चीज़ें करके उसको भगा देते हैं, दूर से ही पानी वानी फेंक के, डंडा वंडा फेंक के उसको खाना नहीं देते हैं। कई दिन तक भूख से तड़पती हुई गांव वाले लोगों से खाना मांगती है, कोई उसको नहीं देता है। वही जंगल वाले एरिया में स्कूल के पास ही वो अपने बच्चे के साथ ख़त्म हो जाती है भूख प्यास से। उस दिन के बाद से गाँव वाले लोगों को परेशान करना चालू कर दी। ये चीज़ सुन के गजानन जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि वो तो बेचारी भूख की मारी है, मतलब उसकी क्या गलती है, भूख से मरी है बेचारी, मरने के बाद भी उसी लूप में है और लोगों से खाना ही मांग रही है। वो सुबह का टाइम होता है, उसी जंगल के पास जहाँ पे उनको दिन में दिखाई दी शाम के टाइम में, वहाँ पे जाते हैं, अपना सर नीचे पटकते हैं और माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, जो तुम्हारे ऊपर इतना गलत मैंने फेंका कुछ, मैं जब तक इस गाँव में रहूँगा तब तक मैं तुमको रोज़ दोनों टाइम खाना निकाल के थाली में दूंगा, तुम मुझे बस परेशान मत करना। माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं और उस दिन के बाद से डेली वहाँ पर वो उसी जगह पे दोनों टाइम खाना रखना चालू कर दिया। वो खाना रखते थे, खाना गायब हो जाता था जब बाद में देखने जाते थे और थाली साफ मिलती थी। ऐसा होने लगा, कुछ दिनों में उनको घर भी मिल जाता है दूसरा गांव में, अपनी पूरी फैमिली को लाते हैं, कुछ साल तक वहाँ पे रहते हैं, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र दूसरे गांव में हो जाता है। उसके बाद नहीं पता उस चुड़ैल का क्या हुआ, गांव वाले लोगों ने खाना उसको देना चालू किए कि नहीं, आज भी गांव वाले लोगों को परेशान करती है, किसी को कुछ भी नहीं पता। बाकी इतना तो है कि इन्होंने खाना देना शुरू किए होंगे तो लोगों को पता तो चला होगा हाँ कि ये सब कुछ ये कर रहे हैं और इससे वो आत्मा को शांति मिल रही है एक तरीके से, वो मुक्ति ना मिली हो लेकिन शांति मिल रही हो, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ज़्यादा डरावना, बहुत ही ज़्यादा गलत था। अब उसको वही औरत समझ सकती थी जो उसने फेस करी थी। हम कितना भी बोल लें, उसके दर्द को, उसके दुख को हम वो नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। फिर मुझे यकीन है कि गांव वालों ने भी ऐसी मदद की होंगी, हो सकता है थोड़ा करे होंगे। ये थोड़ी तो इंसानियत जिंदा है इस कहानी में, इंसानियत मरते हुए तो दिखी लेकिन फिर थोड़ी तो जिंदा है, ये भी समझ में आया। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? ये पूरी घटना की जानकारी गजानन जी की बेटी यानी कि उनकी नातिन प्राप्ति ने लिख के भेजी है। चलो अच्छा हुआ प्राप्ति ने ये कहानी हमको लिख कर भेजी, एक बहुत ही अच्छी सीख मिली और थोड़ा सा मनोरंजन भी मिल गया। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी पहुँच जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।